मैं मनदीप से बोलकर 3 दिन के लिए मायके आई थी और अब 7 दिन हो चले थे। वह जब भी आने के लिए कहता तो फ़ोन माँ ले लेती और साफ शब्दों में कहती कि वह बेटी को अकेले नहीं भेजेंगी। जब भी समय हो आकर ले जाना। माँ का इस तरह से मनदीप से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा, माँ हो सकता है वह अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों में व्यस्त हो। मैं ऐसा करती हूँ कि आप कहानी को विस्तार से जानें। दर्पण के सामने बैठी मैं असमय ही सफ़ेद होते अपने केसों को बड़ी सफाई से बिखरे बालों की तहों में छिपाने की कोशिश कर रही थी। इस काया ने अभी 40 साल भी पूरे नहीं किए, पर दूसरों को लगता है कि मैं 50 पार कर चुकी हूँ। बड़ी कोशिश करती हूँ कि 40 की लगूं, और इस प्रयास में चेहरे को छिपाना तो आसान था, मगर मन में छिपे घावों को कैसे छिपाती। दरवाजे की घंटी बजने के साथ ही मैंने बड़ी घड़ी की ओर देखा तो 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी कलीग रमा आज समय से पहले आ गई हो। फिर भी मैंने सिर पर चुन्नी ढापी और दरवाज़ा खोला तो सामने पोस्टमैन था। मुझे चूंकि कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए झटपट अपनी डाक देखी। एक लिफाफा देखकर मेरा मन का सैला हो गया। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं कटे वृक्ष की तरह सोफे पर ढह गई। मनदीप को भेजा मेरा बेरंग पत्र वापस आ चुका था। पत्र के पीछे लिखा था, इस नाम का व्यक्ति जहाँ नहीं रहता। कॉलेज जाने के बजाय मैं चुपचाप आंखें मूंद कर सोफे पर पड़ी रही। फिर जाने मन में कैसा कुछ हुआ कि मैं फफक कर रो पड़ी। लेकिन आज मुझे सांत्वना देने वाले हाथ मेरे साथ नहीं थे। अतीत मेरी आंखों में चलचित्र के भांति घूमने लगा, जिसमें समूचे जीवन के खुशनुमा लम्हे कहीं खो गए थे। मैं कभी भी किसी दायरे में कैद नहीं होना चाहती थी, किंतु यादों के सैलाब को रोक पाना अब मेरे बस में नहीं था। एक संभ्रांत और सुसंस्कृत परिवार में मेरा जन्म हुआ था। स्कूल कॉलेज की चुहलबाजी करते करते मैं बड़ी हो गई। बाहर में जितनी चुलबुली और चंचल थी, घर में आते आते उतनी ही गंभीर हो जाती। परिवार पर माँ का प्रभाव था, और वह परिस्थितियाँ कैसी भी हो सदा गंभीर ही बनी रहती। मुझे याद नहीं कि हम 3 भाई बहनों के कभी माँ के पास बैठकर खाना खाया हो। पिताजी से सुबह शाम अभिवादन के अलावा कभी कोई बात नहीं होती। घर में सारे अधिकार माँ के हाथों में थे, इसलिए माँ के हमारे कमरे में आते ही खामोशी सी छा जाती। हमारे घर में यह रिवाज भी नहीं था कि किसी के रूठने पर उसे मनाया जाए। नीरज जिंदगी जीने की अभ्यस्त हो चुकी मैं सोचती जब अपना घर होगा तो यह सब नहीं करूंगी। एमए बीएड की शिक्षा के बाद मेरी नियुक्ति एक स्थानीय कॉलेज में हो गई। मुझे लगा जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही हूँ। समय गुजरता गया और इसी के साथ मेरे जीने का अंदाज भी। कॉलेज के बहाने खुद को बना संवार कर रखना और इठलाकर चलना मेरे जीवन का एक सुखद मोड़ था। यही नहीं, अपने हंसमुख स्वभाव के लिए मैं सारे कॉलेज में चर्चित थी। इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरे ही एक साथी प्राध्यापक ने मुझे बताया। उसका सुंदर और सलोना रूप मेरी आंखों में बस गया। वह जब भी मेरे करीब से गुजरता मैं मुस्कुरा पड़ती और वह भी मुस्कुरा देता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे पास भी दूसरों को आकर्षित करने का पर्याप्त सौंदर्य है। एक दिन कॉमन रूम में हम दोनों अकेले बैठे थे। बातों बातों में उसने बताया कि वह पीएचडी कर रहा है। मैं तो पहले से ही उस पर मोहित थी, और यह जानने के बाद तो मैं उसके व्यक्तित्व से और भी प्रभावित हो गई। मेरे मन में उसके प्रति और भी प्यार उमड़ आया। आंखों ही आंखों में हमने सब कुछ कह डाला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसकी आवाज़ शायद उधर भी पहुंच चुकी थी। मेरे मन में कई बार आया कि ऐसे व्यक्ति का उम्र भर साथ मिल जाए तो मेरी दुनिया ही संवर जाए। उसकी पत्नी बनकर मैं उसे पलकों पर बैठाकर रखूंगी। मेरी आंखों में एक सपना आकार लेने लगा। उस दिन मैंने संकोच छोड़कर माँ को इस बात का हमराज बनाया। उम्मीद थी कि माँ मान जाएंगी, किंतु माँ ने मुझे बेहद कोसा और मेरे चरित्र को लेकर मुझे जलील भी किया। कहने लगी, इस घर में यह संभव नहीं है कि लड़की अपना वर खुद ढूंढे। इस तरह मेरा प्रेम परवार चढ़ने से पहले ही टूट गया। मुझे ही अपने कामनाओं के पंख समेटने पड़े, क्योंकि मुझे माँ की आज्ञा का विरोध करने का साहस नहीं था। मेरी इस बात से माँ इतनी नाराज हुई कि आनन फानन में मेरे लिए एक वर ढूंढ निकाला। मुझे सोचने का समय भी नहीं दिया, और मैं विरोध करती भी तो किससे। मेरी शादी मनदीप से हो गई। मेरी नौकरी भी छूट गई। शादी के बाद सपनों की दुनिया से लौटी तो पाया जिंदगी वैसी नहीं है जैसा मैंने चाहा था। मनदीप पास के ही एक महानगर में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी था।
कंपनी ने सभी सुख सुविधाओं से युक्त घर उसे दिया था। मनदीप के ऑफिस जाने के बाद मैं घर पर बोर होने लगी। तो एक दिन ऑफिस से आने के बाद मैंने मनदीप से कहा, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई नौकरी कर लूँ। वह हौले से मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं है, किंतु जब कभी मम्मी पापा रहने के लिए आएंगे, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अब जब तुम्हारा घर है, इसे बना संवार कर रखने में स्त्री की शोभा होती है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने बेमन से पूछा। उसने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कहा, अच्छा, यदि किसी किंडरगार्टन में जाऊं तो 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। देखो, बेहतर यही है कि तुम इस घर की गरिमा बनाए रखो। तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम कोई किटी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मुझे किटी पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती थी कि कॉलोनी वालों से जितना दूर रहो वही अच्छा। बेकार समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी माँ के सभी विचारों से सहमत हो जाऊं। उस दिन मैंने यह जान लिया कि मनदीप मेरी खुशी के लिए भी झुकने को तैयार नहीं है। यह मेरे स्वाभिमान को चुनौती थी। मैं भी अड़ गई। अपने हाव भाव से मैंने जता दिया कि नाराज होना मुझे भी आता है। अब अतरंग पलों में वह जब भी मेरे पास आना चाहता तो मैं झिटक कर दूर हो जाती और मुंह फेर कर सो जाती। जीत मेरी हुई। मनदीप ने नौकरी की इजाज़त दे दी। अगली बार मैं जब माँ से मिलने गई तो उन्हें वह सब बताती रही जो नहीं बताना चाहिए था। माँ की दबंग आवाज़ ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। वह मरहम था या नमक, मैं इस बात को कभी जान न पाई। माँ ने मुझे समझाया कि पति को अभी से मुट्ठी में नहीं रखोगी तो उम्र भर पछताओगी। दबाया और सताया तो कमज़ोरों को जाता है, और तुम ना कमज़ोर हो और नहीं अबला। मैंने इस मूल मंत्र को सिर उधारे कर लिया। मैं मनदीप से बोलकर 3 दिन के लिए मायके आई थी, और अब 7 दिन हो चले थे। वह जब भी आने के लिए कहता तो फ़ोन माँ ले लेती और साफ शब्दों में कहती कि वह बेटी को अकेले नहीं भेजेंगी। जब भी समय हो आकर ले जाना। माँ का इस तरह से मनदीप से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा, माँ, हो सकता है वह अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों में व्यस्त हो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम नहीं जाओगी। माँ ने बीच में ही बात काटकर सख्ती से कहा, हमने बेटी ब्याही है, कोई जुर्म नहीं किया। शादी करके उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बस माँ ने कभी समझौता करना नहीं सीखा था। विरासत में मुझे यही मिला। मैं खामोश हो गई। जब वह मेरी कोई बात नहीं मानता तो मैं क्यों झुकूं? आना तो उसे ही पड़ेगा। 2 दिन बाद ही मनदीप आ गया तो मुझे लगा माँ ठीक ही कह रही थी। माँ की छाती फूलकर 2 इंच और चौड़ी हो गई। दिवाली से 4 दिन पहले मनदीप के मम्मी पापा आ गए। सीधे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि मेरा नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं आया। मनदीप ने एक दिन कहा भी कि मैं घर पर ही रहूं और मम्मी पापा की देखभाल करूं, लेकिन इसे मैंने यह कहकर टाल दिया था। मैं भी यही चाहती हूँ कि मम्मी पापा की सेवा करूँ, पर इन दिनों लंबी छुट्टी लेना ठीक नहीं है। मेरी अस्थायी नियुक्ति होने वाली है और इस छुट्टी का सीधा असर उस पर पड़ेगा। देखो, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम नौकरी करो, पर तुम्हारी जिद के कारण मैं कुछ नहीं बोला। अब यह बात उनको पता चली है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने विवाह तुम्हारी मम्मी पापा के सुख के लिए नहीं किया। वे दोनों तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, चले जाएंगे तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मेरा इतने पढ़ने का क्या लाभ? बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। कोई बात कहीं पर भी खत्म नहीं होती जब तक कि उसके कारणों को जड़ से न निकाला जाए। मम्मी ने एक दिन मेरे अच्छे मूड को देखकर कहा, बेटी, मुझे यह घर सूना सूना सा लगता है। अगली दिवाली तक इस घर में रौनक हो जानी चाहिए। तुम समझ गई हो ना मेरी बात को? इस घर में अब मेरे पोते पोती भी होने चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि वे किसी भ्रम में रहे, इसलिए सीधे सीधे कह दिया। मैं अभी किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि अभी तो यह हमारे हंसने खेलने के दिन हैं। किसी भी खुशखबरी के लिए आपको 4-5 वर्ष तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मनदीप ने उन्हें सांत्वना दी। वैसे हमारे संबंधों की करवाहट उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। समय यूं ही खिसकता रहा। हमारे संबंध बद से बदतर होते गए। मुझे मनदीप की हर बात बरछी सी सीने में चुभती। एक दिन मैंने सुबह ही मनदीप से कहा कि अस्थायी नियुक्ति की खुशी में मुझे अपने सहयोगियों को पार्टी देनी है। संभव है शाम को आने में थोड़ी देर हो जाए। पर वह पार्टी टल गई। मैं घर आ गई। घर पहुंची तो देखा मनदीप किसी महिला के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था।
मेरे पहुंचते ही दोनों चुप हो गए। अरे तुम कब आई? आज पार्टी नहीं हुई क्या? मेरा चेहरा तमतमा गया। मैंने अपना बैग सोफे पर पटका और फ्रेश होने चली गई। मन के भीतर बहुत कुछ उमड़ रहा था, अतः गुस्से में मैं अपना नियंत्रण खो बैठी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने खड़े खड़े पूछा, कौन है यह लड़की और आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मनदीप मुझे घूरते हुए बोला, तुम बैठोगी तभी तो बताऊंगा। अब बताने के लिए रही क्या गया है? मनदीप के घूरने से घायल में दहाड़ी। बहाना तो तैयार कर ही लिया होगा। पुष्पा, थोड़ा तो सोच समझकर बात करो। आरोप लगाने से पहले हकीकत भी जान लिया करो। मुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब समझ चुकी हूँ, कहकर मैं तेज कदमों से भीतर आ गई। थोड़ी देर बाद मनदीप मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने तो हद ही कर दी। जानती हो कौन है क्या? मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आते ही तुम्हारा हंसी मजाक एकदम से बंद हो जाना, यह जानते हुए कि मैं शाम को देर से आऊँगी। अपनी चहेती के साथ यहाँ आना ही मेरे जानने के लिए बहुत है। मुझे क्या पता कि मेरे कॉलेज जाने के बाद कितना कोई यहाँ लेकर आए हो। मैं एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठी। पुष्पा, वह एकदम से दहाड़ पड़ा। बहुत हो चुका अब। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे चरित्र पर लांछन लगा सके। तुमने शुरू से ही मुझे शक के दायरे में देखा और प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। यह सब बेकार की बातें हैं। सच तो यह है कि तुमने शासन जमाने की कोशिश की है, और जब मैं भारी पड़ने लगी तो तुम अपनी मनमानी करने लगे हो। मेरी माँ ठीक ही कहती थी, भाड़ में जाए तुम्हारी माँ, उन्हीं के कारण तो यह घर बर्बाद हो रहा है। तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं यह घर और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जरूर जाओ ताकि मुझे भी शांति मिल सके। आज तुम्हारी हरकतों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मनदीप के चेहरे पर क्रोध और वितृष्णा के भाव उभर आए थे। वह ऐसे हाँफ रहा था जैसे मीलों सफ़र तय करके आया हो। मैं अपना सारा सामान समेटकर मायके चली आई और माँ को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उनकी सहानुभूति बटोर ली। माँ को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मनदीप को जमकर फटकारा, और उधर मैं अपनी सफलता पर आत्मविभोर हो रही थी। भैया ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि उसने दोबारा कभी फ़ोन करने की कोशिश की तो वह दहेज उत्पीड़न के मामले में उलझाकर सीधे जेल भिजवा देंगे। इस तरह मैंने मनदीप के लिए जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां वह सांस ले सके। एक दिन रसोई में काम करते हुए भाभी ने कहा, पुष्पा, तुम्हारा झगड़ा अहम का है। मेरी मानो तो कुछ सामंजस्य बिठाकर वहीं चली जाओ। सच्चे अर्थों में वही तुम्हारा घर है। मनदीप जैसा घर वह तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। तुम कौन होती हो मुझे शिक्षा देने वाली? मैं तुम पर तो बोझ नहीं हूँ। यह मेरी माँ का घर है, जब तक चाहूँगी यहीं रहूँगी। उस दिन के बाद भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और उसी के साथ मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा। मेरी माँ का वरदहस्त मुझ पर था। मैंने इसी शहर में अपना तबादला करा लिया। एक दिन पिताजी ने दुखी होकर कहा था, पुष्पा, जिन संबंधों को बना नहीं सकते उन्हें ढोने से क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि कानूनी तौर पर अलग हो जाओ। इस बात का माँ और भैया ने जमकर विरोध किया। माँ का कहना था, यदि मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं उसे भी सुखी नहीं रहने दूंगी। तलाक देने का मतलब है वह जहाँ चाहे रहे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे भी लगा यही ठीक निर्णय है। पिताजी इसी गम में दुनिया से चले गए और साल बीते बीते माँ भी नहीं रही। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं भी कभी अकेली हो जाऊंगी। मैंने अब तक अपने आप को इस घर में व्यवस्थित कर लिया था। सुबह भाभी के साथ नाश्ता बनाने के बाद कॉलेज चली जाती। शाम को मेरे आने के बाद वह बच्चों में व्यस्त हो जाती। मैं मन मारकर अपने कमरे में चली जाती। भैया के आने के बाद ही हम लोग पूरे दिन की दिनचर्या डाइनिंग टेबल पर करते। मेरा उनसे मिलना बस यहीं तक सिमट चुका था। जयपुर के निकट एक गांव में पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचारों की घटना की उस दिन बार बार टीवी पर चर्चा हो रही थी। खाना खाते हुए भैया बोले, ऐसे व्यक्तियों को तो पेड़ पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। तुम अपना खाना खाओ। भाभी बोली, यह काम सरकार का है, उसे ही करने दो। सरकार कुछ नहीं करती। औरतों को ही जागरूक होना चाहिए। अपनी पुष्पा को ही देख लो। मनदीप को ऐसा सबक सिखाया है कि उम्र भर याद रखेगा। तलाक लेना चाहता था ताकि अपनी जिंदगी मनमाने ढंग से बिता सके। हम उसे भी सुख से नहीं रहने देंगे। भैया ने तेज स्वर में मेरी ओर देखते हुए कहा, क्यों पुष्पा,
तुम यह क्यों भूलते हो कि उसे तलाक ना देने से खुद पुष्पा भी कभी अपना घर नहीं बसा सकती। मैंने तो पहले ही इसे कहा था कि इस खाई को और ना बढ़ाओ, तब मेरी सुनी ही किसने थी। वह तो फिर भी पुरुष है, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। वह अकेला रह सकता है पर पुष्पा नहीं। मैं क्यों नहीं घर बसा सकती। मैंने प्रश्नवाचक निगाहें भाभी पर टिका दी। क्योंकि कानूनी तौर पर बिना उससे अलग हुए तुम्हारा संबंध अवैध है। भाभी की बातों में कितना कठोर सत्य छिपा हुआ था। जब मैंने उस दिन जाना, मुझे तो जैसे काठ मार गया हो। उस रात नींद आंखों से दूर ही रही। मैं यथार्थ की दुनिया में आ गिरी, कहने के लिए जहां अपना कुछ भी नहीं था। मैं अब अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक रास्ता खोजा और वहां से दूर रहने लायक एक ठिकाना ढूंढा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और मैं रास्ते में अकेली खड़ी रह गई। मेरी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। जाने वह कैसी मनहूस घड़ी थी जब माँ की बातों में आकर मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया था। फिर से जिंदगी जीने की जंग शुरू हो गई। मैंने मनदीप को ढूंढने का निर्णय लिया। जितना उसे ढूंढती उतना ही गम के काले सायों में घिरती चली गई। उसके ऑफिस के एक पुराने कलीग से मुझे पता चला कि उस दिन जो युवती मनदीप से मिलने घर आई थी वह उसके विभाग की नई हेड थी। मनदीप चाहता था कि उसे अपना घर दिखा सके ताकि कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं को वह भी देख सके। किंतु उस दिन की घटना के बाद मैंने फ़ोन से जो कीचड़ उछाला था वह मनदीप की तरक्की के मार्ग को बंद कर गया। वह अपनी बदनामी का सामना नहीं कर पाया और चुपचाप त्याग पत्र दे दिया। यह उसका मुझसे विवाह करने का इनाम था। फिर तो मैंने उसे ढूंढने के सारे यत्न किए पर सब बेकार साबित हुए। मैं चाहती थी एक बार मुझे मनदीप मिल जाए तो मैं उसके चरणों में माथा रगड़ूं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगूं। लेकिन मेरी यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। ना जाने किस सुख के प्रलोभन के लिए मैं उससे अलग हुई। न खुद ही जी पाई और न उसके जीने के लिए कोई कोना छोड़ा। अब जब जीवन की शाम ढलने लगी है, मैं भीतर तक पूरी तरह टूट चुकी हूँ। उसके एक परिचय से पता चला था कि वह तमिलनाडु के सेलम शहर में है। और आज इस पत्र के आते ही मेरा रहा सहा उत्साह भी ठंडा हो गया। कोई किसी की पीड़ा को नहीं बांट सकता। अपने हिस्से की पीड़ा मुझे खुद ही भोगनी पड़ेगी। मन के किसी कोने में छिपी हीन भावना से मैं कभी छुटकारा नहीं पा सकती। पहली बार महसूस किया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निधि थी। काश मनदीप कहीं से आ जाए तो मैं उसे क्षमादान मांगू। वही मुझे अनिश्चितताओं के इस अंधेरे से बचा सकता है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।